हम समाचार पत्रों के सम्मानित पत्रकारगण, कैमरामैन, आप सभी को नमस्कार। मैं अभिषेक तिवारी, एडवोकेट, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा द्वारा मई 2025 में पीएचडी प्रवेश परीक्षा में विज्ञापन निकाला गया था और आवेदन कराने के लिए सूचना जारी की गई थी। जिस पूरे प्रकरण में, पीएचडी प्रवेश परीक्षा के प्रकरण में, पूरे अभियान में इतनी बड़ी धांधली हुई, इतने व्यापक पैमाने में गड़बड़ी हुई है कि आपके सामने इस चीज़ को उजागर करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप सबको थोड़ा बहुत विदित भी होगा कि विश्वविद्यालय ने पिछले महीने 7 तारीख को परीक्षा आयोजित कराई, जिनमें से लगभग 3000 अभ्यर्थियों ने पीएचडी प्रवेश परीक्षा में भाग लिया, जिनमें से परिणाम लगभग 20 दिन बाद आता है, जिसमें 90% अभ्यर्थी फेल होते हैं और 1-2 विषय ऐसे हैं जिनमें अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी कम है, जो 1-2% के बराबर भी नहीं है। जैसे रसायन विज्ञान में 199 अभ्यर्थियों ने परीक्षा सम्मिलित हुए, 7 अभ्यर्थी पास हुए, जबकि विश्वविद्यालय ने संभावित पदों की सूची जारी की है, जिसमें से केमिस्ट्री में 106 उनको कैंडिडेट चाहिए, 7 अभ्यर्थी पास हुए हैं, 106 संभावित सीटें हैं, एक सीट का 3 गुना इंटरव्यू होगा, तो 7 तरीके की इनके पास, कहने का मतलब 7 हैं, तो तीन मतलब दो लोगों को सेलेक्ट करेंगे और 106 इनको अभ्यर्थी चाहिए। तो ऐसी व्यवस्था है। अब बताते हैं आपको, तीन ऐसे विषय हैं विश्वविद्यालय में, 3 ऐसे विषय थे जिनमें शून्य संख्या थी संभावित सीटों की, कि इनमें पीएचडी प्रवेश परीक्षा के लिए शून्य है। 2 विषयों में परीक्षा नहीं कराई गई, फिलोसॉफी में और लाइब्रेरी साइंस में। एक विषय में कराई गई जो है शारीरिक शिक्षा विभाग का फिजिकल एजुकेशन, उसमें शून्य है, फिर भी कराई गई, संख्या ही नहीं है कि सीट ही नहीं है, कराई गई परीक्षा, जिसमें से रिजल्ट आता है शून्य। 33 अभ्यर्थी लगभग बैठते हैं परीक्षा में, शून्य आता है। केवल उसी विषय में पुनर्मूल्यांकन की व्यवस्था कराई जाती है, जबकि और विषयों में अभ्यर्थी असंतुष्ट हैं। लॉ के, केमिस्ट्री के, पॉलिटिकल के, हिंदी के और समाजशास्त्र के, उनमें किसी में पुनर्मूल्यांकन की व्यवस्था नहीं कराई गई। केवल एक विषय में रिवाइज की प्रक्रिया की गई, जिसके डायरेक्टर डॉक्टर रामभूषण मिश्रा उस पे प्रश्न पत्र बनाते हैं और उसको पुनर्मूल्यांकन भी करते हैं, और उनके बेटे पास होके निकलते हैं, उनके मित्र जयराम सिंह जी पास होके निकलते हैं, उनके कोच करीबी जो हैं वो पास होके निकलते हैं। और जबकि विश्वविद्यालय जब प्रश्न पत्र की कमेटी बैठती है तो एक स्वीकृत पत्र तैयार कराता है कि आपका कोई निकट रिश्तेदार या कि करीबी व्यक्ति, निकट रिश्तेदार घर का या कि चचेरा ना हो, तो जब परीक्षा का फॉर्म उनके भतीजे ने भर दिया, सूची आ गई है, आप पेपर प्रश्न पत्र बना रहे हैं, आपने साइन कर दी है इसमें, यह सारे विश्वविद्यालय में ऐसी व्यवस्था होती है, तो साइन कर दिए, प्रश्न पत्र बना दिए, प्रश्न पत्र फॉर्म भरे, प्रश्न पत्र बना, अपने बेटे को दे दिए, भतीजे को दे दिए, फेल हो गया, फिर पुनर्मूल्यांकन में उसको पास करा दिए। पुनर्मूल्यांकन में जब पास कराएं तो विकल्प मिश्र शुरू में पाते हैं 23 नंबर, जब रिवाइज होता है तो 71 नंबर। ये बताइए, कोई विषय में थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो सकती है, 23 से 71 कितना बड़ा हुआ है। अगर एक विषय में ऐसी व्यवस्था, ऐसी गड़बड़ी आई है तो सारे विषय में नहीं हो सकता। ठीक है, उनका भतीजा था, मित्र थे, तो इस विषय की पुनर्मूल्यांकन हो गई और विषय पुनर्मूल्यांकन नहीं हुआ। ये सब हुआ कैसे, आपको पूरी एक और विस्तृत तरीके से बताते हैं। परीक्षा आयोजित हुई, आयोजित होने के बाद गोपनीय कक्ष में कापियाँ जानी चाहिए थी, और सीसीटीवी की निगरानी में हर पिछले पूर्व में परीक्षाएं होती है तो कापियाँ रखी जाती है। इस बार वीसी बंगले पहुंच गई कापी, वीसी बंगले पहुंचने के बाद डायरेक्ट जबलपुर पहुंच गई, जबलपुर के निजी महाविद्यालय में कापी गई, क्योंकि जबलपुर से वीसी साहब इसके पहले वहाँ सेवा दे के आए हैं, तो वहाँ पहुँच गई। निजी महाविद्यालय के
उनके परिचित व्यक्ति नीलेश जी करके हैं, नाम आया है सामने, वो उनको जिम्मा दे दिया गया, वो अपने लोगों को दे दिए। अब जिन जिन को कराना था, जिन जिन को पास कराना था, उन सबकी व्यवस्था कर डाली इन लोगों ने। जबकि नियम है कि गोपनीय कक्ष में कॉपी रखी जाए, एक कमेटी बैठाई जाए, कमेटी निर्धारित करेगी, सिग्नेचर होंगे, इतने लोगों ने मतलब कॉपी डिस्पैच खोला है। ये सारी प्रक्रिया नहीं हुई। जबलपुर में कॉपी चेक हुई उनके बंगले से जाकर, उसके बाद रिजल्ट आया, रिजल्ट में असंतुष्टता का जब भाव हुआ, ज्ञापन भी दिया गया, 7 दिन का टाइम भी दिया गया, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। बात करते हैं सूचना के अधिकार की, कई सूचना के अधिकार के पत्र एक एक महीना की मियाद पूरी कर चुके हैं, इसके पूर्व भी, और कॉपी के लिए दिए गए, कोई जवाब नहीं आया है। ऐसी व्यवस्था है कि केवल और केवल अपने गरीबी और अपने जो जिनसे फंडिंग या कुछ भी लाभ मिलता है उसको पास करते हैं। दूसरा विषय हमारे साथी सहयोगी अब आप पटेल जी रखेंगे, जो नियुक्ति और विश्वविद्यालय में नियुक्ति और इस पीएचडी प्रवेश परीक्षा के संबंध में। मैंने ये विषय से विधि विषय से मैंने अभी पेपर दिया था और कई सारे उसमें कोर्सेज थे। तो सबसे बड़ी बात ये है कि देखा गया कि जो पहले अभ्यर्थी पास हुए, कितने पास हुए, ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि जितने लोग पहले पास हुए, पुनर्मूल्यांकन हुआ, दोबारा कॉपियाँ चेक की गई, सीधे नंबर 23 से 51 या फिर इतना शॉर्टेज नंबर में कैसे पहुंच गया। 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, ज़्यादा से ज़्यादा 10 नंबर हम उनको दे सकते हैं ज़्यादा, लेकिन 50-50 नंबर कहाँ से होते हैं। ये तो या तो फिर ये वाली बात हुई कि आप पहले आओ, अपने करीबों को दो, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है। क्या बाकी जो छात्र हैं, क्या उनका ये राइट नहीं है कि वो भी पुनर्मूल्यांकन करवाएं और जितने नंबर कम हैं शायद उनको मिल जाए। ये तो एक ओपन, इतनी गोपनीय तरीके से सारी चीज़ें की गई कि आम लोगों को पता ही नहीं चला। इसमें ज़्यादातर जो आरटीआई वगैरह लगाई गई, उससे भी कुछ भी रिस्पांस नहीं दिया गया कि किसमें कितने नंबर के क्या हुआ है। अपने करीबियों को ज़्यादा अंक देना और बाकियों को कोई मतलब नहीं है। और जैसा कि अभी सबको पता ही होगा, एक सब्जेक्ट था फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, बाकियों में तो इसकी पुनर्मूल्यांकन की व्यवस्था नहीं होती। हाँ, इसमें आप खुद देख सकते हैं कि पहले इनका नंबर क्या था और बाद का क्या नंबर क्या था। 22 से 77 हो गए। 22 से 77 नंबर। कई सारे लोग और हैं जिनमें इतने ज्यादा नंबर दिए गए, 22 के बाद सीधा डायरेक्ट 77 नंबर। ये तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि इतने अंक दे करके सीधे टॉप कराना है उनको, या तो फिर फर्स्ट प्रायोरिटी दी जानी है। कौन किसका भाई भतीजावाद हर जगह चलता है, लेकिन इतने बड़े एजुकेशन में भी अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर नॉर्मल लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे वो। तो इन चीज़ों को थोड़ा देखा जाए और इससे हम चाहते हैं कि पुनर्मूल्यांकन हो, फिर से परीक्षा कराई जाए और गोपनीयता इतनी ना रहे, पारदर्शिता पूरी तरह से रहे। और सबका राइट है पीएचडी एंट्रेंस में, और सीटें जितनी हैं एकदम ओपन तरीके से सब कुछ कराया जाए। हुए हैं छात्र प्रभावित से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ये बात है कि कोई पा गया 40-49 नंबर और कोई पा रहा है 22 नंबर, सीधे उसको आप पास करा के 77 नंबर दे दो। 49 वाला एक नंबर है तो चलिए ठीक, कोई बात नहीं, वो मेरिट में नहीं पहुंचा, कोई दिक्कत नहीं, वो क्वालिफिकेशन से बाहर हो गया। बहुत सारे छात्र हैं, क्योंकि लगभग 3,000 तो छात्रों ने परीक्षाएं दी थी। 10% पास हुए। 10% पास हुए हैं। धांधली अब अपने जुड़े हुए लोग जो विश्वविद्यालय के अंदर कार्यरत हैं, सीधे तौर पे किसके कह सकते हैं, जो उसमें ज्यादा करीबी हैं, जिनकी ज्यादा पहुंच है, वही करेंगे। मैंने नाम लिया ना कि नाम लिए हैं, हमारे सहयोगी अधिवक्ता भी नाम लिए हैं, डॉक्टर सारी रामभूषण चीजें मिश्रा जी डायरेक्टर हैं फिजिकल एजुकेशन के, उनके भतीजे पास हो रहे हैं, उनके मित्र जयराम सिंह जी पास हो रहे हैं, उनके कोच विपिन वर्मा पास हो रहे हैं। और बता रहे हैं जो इसमें इसके पहले और विषय में बड़े करीबी व्यक्ति और प्रभावशाली व्यक्ति रीवा के,
उनके यहाँ से सूची गई है। मैं 10-20 ऐसे नाम दे दूंगा बाद में आपको, जिनको मैं खुद जानता हूँ, परिचित हूँ उनकी योग्यता और व्यवस्था से। लेकिन किसी की योग्यता और किसी को लेकर मेरा अधिकार नहीं कि मैं उसके मापदंड को तोड़ूं। लेकिन आदमी मौखिक रूप से जानता है कौन कितनी क्षमता का है। वो लोग पास हो गए हैं। जो नेट की तैयारी कर रहा है, सेट की तैयारी कर रहा है, अच्छे नंबर पा रहा है, इसमें क्यों पास हो? 4-4 साल से 5-5 साल से प्रोफेसर है केमिस्ट्री जैसे विषयों में, वो बेचारे 20-20 नंबर पा रहे हैं। उनको कोई अधिकार नहीं है पुनर्मूल्यांकन का। रीजन यही है कि वो किसी के चहेते नहीं है, किसी के करीबी नहीं है, किसी के रिश्तेदार नहीं है, उनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, इसलिए वो बेचारे उनके भविष्य आधार में। यह परीक्षा हमारे ख्याल से यूजीसी अब इसके बाद नहीं लेने जा रही। 3,000 छात्रों में से कई हजार, 2,000 से अधिक छात्र और ज़्यादा उनका भविष्य आधार में है। जो सपना लिए हैं, जो बाहर कोचिंग भी कर रहे हैं, यहाँ आके नुकसान करके पेपर दिए हैं, उनके भविष्य संकट में है। आगे का विषय कृष्ण पांडे जी रखेंगे और विवरण से विश्वविद्यालय में नियुक्तियां भी हुई हैं, उनमें अनदेखी की गई है, और जो सारे शिक्षा विभाग में जो अनियमितता की उसके विषय में रखेंगे। मैं आप सभी के समक्ष एक ऐसा विषय रखना चाहता हूं जिनके बारे में पहले हमारे दो मित्रों ने चर्चा कर चुकी। हमारे मित्रगण जो पत्रकार साहब बैठे हुए हैं सामने, उनका ये था कि लगभग कितने छात्र इसमें प्रभावित हुए हैं। तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि जब सूची जारी हुई थी पास होने वाले विद्यार्थियों की, तो उसमें मात्र 10% ऐसे विद्यार्थी थे जिन्होंने ये परीक्षा उत्तीर्ण की। 90% विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने, मतलब आप ये मानिए कि मौका ही नहीं दिया गया कि वो अपने अधिकारों का उपयोग करके पुनर्मूल्यांकन करा सकें। इसका एक प्रोसीजर होता है। पहले आप नोटिफिकेशन जारी करते हैं कि पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, वो इस टाइम पे होगा। फिर आप उसका एक सिलेबस निकालते हैं, फिर आप उसको सीट वाइज क्वालिफिकेशंस के आधार पर आप एक एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। फिर उसके बाद जो चेकिंग प्रोसेस होता है वो हमारा इस प्रकार से है कि वो एक गोपनीय विभाग में जाएगी। फिर वहां पे एक सुरक्षित हाथों में रहकर, ये सीसीटीवी के नीचे रहकर इसकी पुस्तिका की चेकिंग होती है। ठीक है। अब दूसरी बात, आपके सवाल का जवाब जैसे कि मैंने दे दिया, अब मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। अब यहाँ पे बात हो रही है फिजिकल एजुकेशन की। तो सबसे पहले तो हमें यह जानने की आवश्यकता है कि ये जरूरी क्यों। आने वाले समय में या फिर अपन अभी जैसा कि देख रहे हैं कि हमारे जितने भी युवा हैं वो कहीं ना कहीं नशे की गिरफ्त में। अगर हम शारीरिक शिक्षा को आगे बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं हम उनको किसी भी हालत में ऊपर उठा सकते हैं। पर ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में आप एक भी सीट नहीं निकालते हैं। आपकी टेंटेटिव लिस्ट में 0 है उसमें। आप लाइब्रेरी साइंस जैसे, जहां पे एक ऐसे किताबों की ज्ञाता की जरूरत है जो पूरी आपके संग्रहालय को संभाल रहा है, आप उसमें एक पोस्ट नहीं निकाल रहे हैं। आपके केमिस्ट्री के विद्वान जो 20-20 सालों से आपको सेवाएं दे रहे हैं, उनमें से आपके कुछ ऐसे शिक्षक गण हैं जो मात्र 20 नंबर पा रहे हैं। क्या वो इस लायक है? मेरा तो ये प्रश्न है हमारे जितने भी एपीएस के टॉप टियर पर बैठे हुए अधिकारी हैं, पदाधिकारी, कि मेरा आपसे ये अनुरोध है कि हमें इस बात से कोई तकलीफ नहीं है कि आप किसको फेवर कर रहे हैं, पर जिसको आप फेवर नहीं कर रहे हैं, जिसके पास कोई बैकअप नहीं है, जो पढ़ने में अच्छा है, जो यूजीसी नेट ऐसे बड़े बड़े क्वालिफिकेशंस में अगर मॉक दे रहा है तो उसके अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो और ऐसी जो परीक्षाएं होती हैं पीएचडी के स्टेट लेवल एंट्रेंसेस, वहां पे आप बोल दे रहे हैं कि आपके 100 में से मात्र 22 नंबर है, आप उनको पुनर्मूल्यांकन का नंबर नहीं दे रहे हैं। बात करते हैं, भाई साहब ने बोला कि फिजिकल एजुकेशन में फेवरिज्म का एक बात हुआ है। फेवरिज्म इन्होंने ऐसा दिखाया है कि इनके बहुत चहेते भतीजे हैं, विकल्प मिश्रा जिनका इन्होंने नाम दिया। तो हमारे पास सूची रखी हुई है सामने, हम आपको ये दे देंगे प्रेस के रिलीज के लिए, जो कि पहले भी हो चुकी है मेरे ख्याल से। उसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि 23 नंबर पहले वो पाते हैं प्रथम सूची में। सारे जितने भी बच्चे हैं उसमें आप मेरे को पास करिए, ये इनकी प्रथम सूची है। इनमें आप देख रहे हैं कि सारे नॉट एलिजिबल है। एक भी इंसान है इसमें जो एलिजिबल है, आप तो मुझे दिखा दीजिए। फिर अचानक से रिवाइज होती है, बिना नोटिफिकेशन के, बिना कुछ भी करे अचानक रिवीजन होता है और ये आ जाता है इनका नया सूची। इसमें आप देख पा रहे होंगे जयराम सिंह जी, जो इनके मित्र कहलाते हैं हमारे डायरेक्टर साहब के, वो अचानक से सीधा लगभग ये पहुंच रहे हैं 22 नंबर से सीधा 52-51 नंबर पे पहुंच जाते हैं। और अचंभों की बात ये नहीं है, चलिए तो 30 नंबर का गैप कहलाता है। अगर हम बात करते हैं विकल्प मिश्रा जी की, जो कि कहा जाता है इनके भतीजे हैं, तो यह पहले पाए हुए होते हैं 23 नंबर, फिर अचानक से इनका उछाल मारते हैं 71 नंबर। तो 50 नंबर की कॉपी अगर गलत चेक हो रही है तो कहीं ना कहीं ये एपीएस के ऊपर सवाल उठता है कि आप जिनसे कॉपी चेक करा रहे हो वो एलिजिबल नहीं,
तो पहले आप जो बोर्ड आपने गठित किया था, आप उसके ऊपर कार्यवाही करिए, उनको दंडित करिए। बोर्ड गठित ही नहीं हुआ। अब वही तो मेरा सवाल है ना हमारे एपीएस से, कि जब युवाओं को ये मौका नहीं दिया जाएगा कि वो अपने अधिकारियों के लिए आपके पास सामने आ जाए, तो फिर हम ऐसे डेमोक्रेसी का क्या करें? आप हमें बोलते हैं कि युवा शक्ति है, हमारे देश को संभालेगी, और आप हमारे अधिकारों का हनन कर रहे हैं। तो मेरा यही अनुरोध है हमारे एपीएस के उच्च पदाधिकारियों से कि जितनी भी चीजें हैं उनको फिर से पुनर्वलोकन करें, क्योंकि इस वजह से उनकी कुछ पोलें खुल सकती हैं। हो सकता है कि उच्च अधिकारियों का दबाव हो, तो वो उसका हमें उत्तर नहीं दे रहे हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा। आपको देना चाहिए माध्यम से है। विश्वविद्यालय में अभी लगभग 2 महीने के बीच में अभी इस नए सत्र में 20 अतिथि शिक्षक वहाँ अतिथि विद्वान पढ़ाने के लिए विजिटिंग फैकल्टी के रूप में नियुक्तियाँ की गई हैं, जो एक यूजीसी की गाइडलाइन होती है और मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग की एक नियमावली है कि जो कोई भी अभ्यर्थी संस्था में पढ़ाएगा उसके पास या तो पीजी में 55 अंक हो, उसके पास उसके साथ साथ यूजीसी नेट सेट या पीएचडी 3 में कोई चीज़ ऐसी हो। 20 जो पद अभी निकाले गए उनमें से विज्ञापन नहीं जारी हुआ। वॉक इन इंटरव्यू का केवल एक मैसेज दिया गया कि इतने पद खाली हैं, तो उनमें से वॉक इन इंटरव्यू की बेस में नियुक्तियाँ हुई। जबकि प्रोसीजर ये है, प्रक्रिया ये है कि विज्ञापन निकाला जाए, विज्ञापन के माध्यम से आमंत्रण आए, आमंत्रण में फिर उनकी क्या योग्यता है, आवेदन की लिस्ट छपवाओ, इतने अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि इंटरव्यू में जितने विद्यार्थी भाग लिए उन सब में से किसी का नहीं हुआ। चुपचाप अपने करीबियों जो 55 अंक बस पाए हुए हैं, ना तो पीजी किए हुए हैं, ना तो नेट है, ना तो यूजीसी गाइडलाइन का कोई उनके पास मानक है, ना पीएचडी है। ऐसे कई विभागों में, मैथ्स में, लॉ में और क्या बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री में, बीसीए में, ऐसे कई टीचर अयोग्य रख दिए गए हैं जो उनके रिश्तेदार हैं या किसी तरह से जो लाभ पहुंचा सकते हैं उनके करीबी। कुल मिला के इंटरव्यू की प्रक्रिया, विज्ञापन की प्रक्रिया, जो जो यूजीसी का मानक होता है कि नोट सीट में नियुक्तियां की जाए, ऐसी नियुक्तियां नहीं हुई है। अपने करीबियों को उपकृत करने के लिए 20 लोगों की नियुक्ति की गई है। और आपको एक विषय और बताना चाहते हैं कि ऐसे कैंडिडेट हैं उसमें जिनकी शपथ ली जाती है कि मेरे ऊपर कोई आपराधिक प्रकरण नहीं है, मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का शासन के खयानत की दिवालियापन का कोई आरोप नहीं है। वह शपथ पत्र भी नहीं लिया गया है और जो गरिमा के अनुकूल है, जो न पढ़ाने लायक भी हैं, उनकी भी नियुक्तियाँ की गई हैं। ऐसे विषय पर मैं बोलना चाहता हूँ कि जो सारा अकेले डकार रहे हैं कुलपति, वो जल्द ही उनका राज्यपाल जी के सामने हम इसको पूरे तथ्यों के साथ पेश करेंगे, धारा 52 की मांग करेंगे और 1-2 महीनों के अंदर अच्छा परिणाम आएगा और विदाई उनकी मेरे ख्याल से तय है, क्योंकि कोर्ट में भी हम लोग स्टैंड ले रहे हैं, पोजीशन फाइल कर देंगे। हफ्ते भर के अंदर हम लोग कोर्ट जाने की पूरी प्रक्रिया में काम कर रहे हैं और इसमें और भी तथ्य निकाले जा रहे हैं और आप सभी का सहयोग चाहिए। ये छात्र युवाओं के भविष्य की बात है। इसमें 3000 अभ्यर्थियों ने संख्या में भाग लिए हैं और नियुक्ति की प्रक्रिया है, जो योग्य है, जो पढ़ाने लायक है, वो पढ़ाएं, किसी करीबी और किसी का कोई चहेता राज ना करे। ऐसी व्यवस्थाओं से मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि मेरे विषय और मेरी बातों को प्रकाशित किया जाए। धन्यवाद।